आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास के आगे इजराइल अमेरिका ने टेके घुटने। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद गजा में रुकी जंग। फिलिस्तीनी रेफ्यूजी उमर यागी को केमिस्ट्री में मिला नोबेल। उमर यागी का काम बन गया दुनिया के लिए मिसाल। मुस्लिम साइंटिस्ट को सैटर्न के चांद पर जिंदगी के आसार मिले। एनसेलेड्स के बर्फीले समुद्र में मिले जिंदगी को सहारा देने वाले नए मॉलिक्यूल्स। सऊदी हुकूमत का उमरा को लेकर बड़ा ऐलान, अब हर किस्म के वीजा होल्डर्स कर सकेंगे उमरा। कानपुर में मस्जिद के बाहर धमाका, कई जख्मी। दहशतगर्दों ने अपनाया मालेगांव पैटर्न। जौनपुर अस्पताल में मजहबी फर्क की रिपोर्टिंग करना पड़ा भारी। 2 सहाफियों पर हुआ केस दर्ज। अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर मुत्तकी भारत पहुंचे। 2 तरफा ताल्लुकात को मिलेगी नई रफ्तार। पीएम मोदी ने किया गजा सीजफायर का इस्तकबाल। ट्रंप और नेतन्याहू की जमकर की तारीफ। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम स्टारमर की मुलाकात। डिफेंस, तालीम समेत कई शोबों में अहम डील। काशीराम के यौम पैदाइश पर अवाम ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड। मायावती ने बीजेपी और सीएम योगी को कहा शुक्रिया। सीएम नीतीश कुमार के बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी। नालंदा की हर 9 असेंबली सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। बिहार के हर घर में देंगे एक सरकारी नौकरी। बिहार इंतखाब के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। कफ सिरप कांड में 20 बच्चों की मौत। दवा बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार। श्रीलंकाई नेवी ने तमिलनाडु के 47 मछुआरों को किया गिरफ्तार। मछुआरा बिरादरी में फैली खौफ व दहशत। आखिरकार हमास और इजराइल के बीच गजा सीजफायर डील साइन हो ही गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये डील ट्रंप के दबाव में हुई है या फिर नेतन्याहू ने हमास के आगे घुटने टेक दिए हैं। सारी बातों को समझने के बाद और एक्सपर्ट्स के मुताबिक यही बात सामने आ रही है कि नेतन्याहू जो 2 सालों तक हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ना ही अपने कैदियों को छुड़ा पाया, आखिर उसने ये डील साइन करके हमास के आगे सरेंडर कर दिया है। क्योंकि हमास सीजफायर टॉक्स में आखिर तक इसी बात पर अड़े रहे कि वो अपने हथियार सरेंडर नहीं करेगा। इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल उसके आगे झुक गए और सीजफायर डील को साइन कर लिया। बल्कि उल्टा ये हुआ कि इजराइल की तमाम शर्तें नहीं मानी गई। इजराइल के मना करने के बावजूद उसे गजा से पूरी तरह वापस लौटना होगा। 2 साल की लंबी जंग के बाद आखिरकार इजराइल ने हमास के आगे घुटने टेकते हुए गजा सीजफायर डील साइन कर ली है। इजिप्ट में जारी सीजफायर टॉक्स में मीडिएटर्स के भारी दबाव में इजराइल ने यह डील कबूल की। सवाल ये उठता है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला नेतन्याहू आखिर सीजफायर के लिए कैसे मान गया। जो ताकतवर पीएम नेतन्याहू अभी तक गजा में जंग जारी रखने के लिए दुनिया भर से दुश्मनी ले रहा था, वो अमेरिका के कहने पर डील के लिए झुक कैसे गया, या फिर हमास के बेबाक हौसले के आगे उसकी ताकत टूट गई और उसने सरेंडर कर दिया। सवाल यह भी उठता है कि हमास के हथियार ना सौंपने की शर्त के बावजूद इजराइल अमेरिका उसके आगे कैसे झुक गए। मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि ये अमेरिका पर इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा बड़ा है कि उनको मजबूरन अपनी साख बचाने के लिए इजराइल पर भारी दबाव बनाना पड़ गया, क्योंकि गजा जंग की वजह से पूरी दुनिया में इजराइल की ज़बरदस्त बेइज्जती हुई है और उसके साथ अमेरिका की भी बेइज्जती हुई है। यही बात ट्रंप को समझ आई कि अगर इस जंग को जल्द रोका नहीं गया तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। दूसरी तरफ हमास के बेबाक रवैये और गजा में उसकी कार्रवाई की वजह से भी इजराइल को कई कदम पीछे हटना पड़ गया। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास और इजराइल ने गजा में जंगबंदी और कैदियों की तब्दीली के उनके अमन मंसूबे के पहले मरहले पर इत्तेफाक कर लिया है। कतर ने कहा कि समझौते की और तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। सीजफायर के पहले मरहले में जंगबंदी और गजा में बंद 48 इजरायली कैदियों की रिहाई शामिल है, जिनमें से तकरीबन 20 के जिंदा होने की उम्मीद जताई गई है। इसी तरह इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई भी इस डील का हिस्सा है। वहीं हमास ने गजा सीजफायर डील को लेकर ऐलान किया है कि गजा जंग रोकने के लिए डील फाइनल हो गई है। अल मयादीन के मुताबिक हमास और दूसरे फिलिस्तीनी लड़ाका गुटों ने इस डील पर रजामंदी जाहिर की। हमास के बयान में गजा से लेकर अल कुद्स, वेस्ट बैंक और मुल्क के बाहर बसने वाले तमाम फिलिस्तीनी अवाम को दिल से सलाम पेश किया गया। वहीं हमास ने इजरायली कब्जे के खिलाफ जंग जारी रखने के अपने अज़्म को दोहराया और ये कसम खाई कि वो आज़ादी खुद मुख्तियारी हासिल होने तक अपने कौमी हुकूक से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगा। वहीं सीजफायर की खबर फिलिस्तीन में पहुंचते ही जश्न का माहौल देखने को मिला। अल जजीरा के मुताबिक जैसे ही जंगबंदी की खबर गजा में फैली, जुनूबी गजा के खान यूनुस के रहनुमा सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाने लगे। गजा के बाशिंदों ने कहा कि इस जंगबंदी के लिए अल्लाह का शुक्र है, अब खून खराबा और कत्ल गारत का सिलसिला खत्म हुआ, पूरा गजा खुश है। ये सीजफायर असल में इजराइल के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि अपनी जिद पर मुसलसल अड़े रहने के बावजूद नेतन्याहू को कुछ हासिल नहीं हुआ। हमास तो झुका नहीं, उल्टा सीजफायर डील में उसकी शर्तों को तरजीह नहीं दी गई। इन सब में नेतन्याहू की सनक ने आलमी सतह पर फिलिस्तीनी मुहिम को और भी ऊंचा मकाम दिलवा दिया है।
क्योंकि जिस तरह दुनिया ने इन 2 सालों में फिलिस्तीनियों की कुर्बानी को अपनी आंखों से देखा और फिलिस्तीन के साथ दुनिया उतरी, उसके बाद फिलिस्तीनियों की शहादत और अटूट जज्बे को तारीख में बड़े और सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। जॉर्डन के एक आम खानदान में पैदाइश पाने वाले सऊदी आलिम उमर यागी ने केमिस्ट्री यानी रसायन के मैदान में नोबेल इनाम हासिल करके तारीख रच दी है। उन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स पर जो रिसर्च की, उसने दुनियाए इल्म में नया इंकलाब पैदा कर दिया है। जॉर्डन के एक रेफ्यूजी कैंप में पले बड़े एक फिलिस्तीनी साइंटिस्ट को मॉलिक्यूलर बनावट की एक नई शक्ल ईजाद करने के लिए केमिस्ट्री के नोबेल इनाम से नवाजा गया है। ये ऐसी खोज है जो मौसमी तब्दीलियों के असरात को कम करने की काबिलियत रखती है। उमर यागी की पैदाइश और परवरिश का ताल्लुक जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एक फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप से रहा। जब वो 15 बरस के थे तब वो तालीम के लिए अमेरिका चले गए। यागी ने याद करते हुए कहा, मैं बहुत ही सादा घराने में पला बड़ा हूँ। हम दर्जनों लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे और उसी जगह अपने मवेशियों के साथ उसे साझा करते थे। मेरा ताल्लुक एक फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी ख़ानदान से था और मेरे वालिदैन मुश्किल से पढ़े लिखे थे। उमर एम यागी का ख़ानदान बेहद सादा और गरीब था। उनके पास बस एक कमरे का छोटा सा घर था, कुछ जानवर और 8 बच्चे। उनके वालिद पेशे से कसाई थे। माली मुश्किलात के बावजूद उनके वालिद ने उन्हें कहा कि बेटा, तुम्हें बाहर जाकर तालीम हासिल करनी होगी ताकि हमारी अगली नस्ल का मुस्तकबिल बदल सके। ये बड़े गौर करने वाली बात है कि अगर बरसों से फ़िलिस्तीन में इजराइल का जुल्म जारी ना होता तो उमर यागी जैसे न जाने कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ से निकलते। पाकिस्तान में पैदा हुए एक जर्मन साइंटिस्ट ने एनसेलेड्स के बर्फीले तह के नीचे मौजूद समुंदर में जिंदगी को सहारा देने वाले नए मॉलिक्यूल्स की खोज की है। एनसेलेड्स वो चांद है जो हमारे सोलर सिस्टम के हुस्ने जहां सैटर्न प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है। जर्मन की फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन के मुमताज़ एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर नोज़ेर ख्वाजा, जो इस रिसर्च के साबिक सरबराह भी हैं, उन्होंने 1 अक्टूबर को नेचर एस्ट्रोनॉमी में अपनी रिसर्च पब्लिश की। उनकी टीम ने नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से हासिल किए गए वसी डेटा का बारीकी से मुताला किया और चांद के समुद्री तल से उभरने वाले गीजर जैसे जेट से निकलने वाले बर्फ के जर्रों में पेचीदा कार्बनिक मॉलिक्यूल्स की शिनाख्त की। एनसेलेडिस की बर्फीली सतह से, खास तौर पर उसके साउथ पोल के इर्द गिर्द मौजूद दरारों से ये बर्फ के जर्रे और गैसें बाहर निकलती हैं और यहाँ तक कि सैटर्न प्लैनेट के सबसे बड़े घेरे ई रिंग का हिस्सा बन जाती हैं। डॉक्टर नोज़ेर ख्वाजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए मुताले में उन्हें ईथर, एल्कीन और कार्बनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं। सऊदी अरब से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सऊदी की हज और उम्रा वजारत ने यह तस्दीक की है कि अब हर किस्म के वीजा होल्डर्स अफराद सऊदी अरब में उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि ये कदम उम्रा अदा करने वालों के लिए कार्रवाइयों को आसान बनाने और हज व उम्रा के निज़ाम के तहत दी जाने वाली सहूलियतों तक रसाई बढ़ाने की जारी कोशिशों का हिस्सा है, जो सऊदी विजन 2030 के अहदाफ की तायद करता है। वजारत के मुताबिक अब इस फैसले में इंडिविजुअल व फैमिली ट्रैवल वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा और दीगर तमाम किस्म के वीज़ा शामिल हैं। वजारत ने कहा यह कदम रियासत की उस कमिटमेंट को बयां करता है जिसके तहत पूरी दुनिया के मुसलमानों को आसानी और सुकून के साथ अपने फ़राइज़ अदा करने की सहूलत दी जा सके। वजारत ने नुसुक उम्रा प्लेटफॉर्म के इफ्तिताह पर भी रोशनी डाली, जो यूज़ करने वालों को ऑनलाइन पैकेज चुनने और इलेक्ट्रॉनिक तौर पर उम्रा का परमिट हासिल करने की सहूलत देता है। यह मुत्तहिद प्लेटफॉर्म मुस्तफ़ीदीन को अपनी मर्जी के वक्त और सहूलत के साथ सेवाओं की बुकिंग करने की इजाज़त देता है। वजारत ने कहा कि ये तमाम सहूलतें खादी में हरमैन अश-शरीफैन की हुकूमत और वली अहद की उस दिलचस्पी का इज़हार है जिसके तहत मुसलमानों को एक महफूज रूहानी माहौल और आला दर्जे की सहूलत फराहम की जा रही है ताकि उम्रा का तजुर्बा और भी पुरसुकून और रोशन हो सके। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक अस्पताल में मजहबी बुनियाद पर फर्क से जुड़े एक मामले की रिपोर्टिंग के बाद 2 सहाफियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये केस जबरदस्ती लेबर वार्ड में घुसने और अस्पताल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के मामले में दर्ज किया गया है। एक हामला मुस्लिम खातून के इलाज से इनकार करने वाले एक डॉक्टर पर रिपोर्टिंग करने के मामले में जिले के 2 सहाफियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यह मामला उस वायरल वीडियो से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर ने मजहबी बुनियाद पर मुस्लिम खातून की डिलीवरी करने से मना कर दिया। वीडियो में खातून भी यही दावा करती नजर आ रही थी। न्यूज़ पोर्टल सियासत की एक रिपोर्टिंग के मुताबिक कोतवाली थाने की पुलिस ने सहाफी मयंक श्रीवास्तव और मोहम्मद उस्मान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये कार्रवाई चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महेंद्र गुप्ता की शिकायत पर हुई है। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि दोनों सहाफियों ने जबरन लेबर रूम में घुस के वीडियो बनाया और अस्पताल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। ये तनाज़ा 1 अक्टूबर को वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है। वीडियो में एक हामला खातून शमा परवीन का बयान सामने आया था जिसने दावा किया था कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने मजहब की बुनियाद पर
उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। परवीन वीडियो में दावा करती नजर आ रही थी कि डॉक्टर ने उनसे कहा कि मैं मुस्लिम खातून का इलाज नहीं करूंगा, तुम्हारी डिलीवरी नहीं करूंगा। परवीन ने जब डॉक्टर से इस पर सवाल किया तो डॉक्टर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और इलाज से मना कर दिया। ताहम जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर महेंद्र गुप्ता ने इस इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि परवीन को 30 सितंबर की रात 9:30 बजे डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया था और ड्यूटी पर डॉक्टर ने उसकी जांच की थी। सीजीआई पर जूता फेंके जाने के बाद मुल्क भर में एहतजाज और सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। मुरादाबाद से ऑल इंडिया खानका एकता मिशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अली नईम चिश्ती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तमाम दरगाहों के सज्जादा नशीनों और उलेमाओं से अपील की है कि सीजीआई पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सदरे हिंद को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की जाए। देखिए, चीफ जस्टिस साहब पर जिस शख्स ने जूता फेंका है वो निहायत ही घटिया हरकत हुई है, बहुत तकलीफ़ की बात है। वो हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, उनका एहतराम करना, उनकी इज़्ज़त करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मुझे भी देख कर के बहुत तकलीफ़ हुई कि चीफ जस्टिस पर इस तरीके से जूते फेंक करके उनकी तौहीन नहीं करनी चाहिए थी। अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी जुमेरात को एक हफ्ते के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक्स पर उनकी आमद का ऐलान करते हुए एक पोस्ट में कहा कि हम उनके साथ दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल पर बातचीत करने के मुंतज़िर हैं। मुत्तकी का 19 से 16 अक्टूबर का दौरा अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से काबुल से नई दिल्ली आने वाला पहला आला सतही वफ्द है। टोलो न्यूज़ ने अफगानिस्तान की वजारत खारजा में तर्जुमान जिया अहमद तकाल के हवाले से बताया कि इस दौरे के दौरान मुत्तकी अपने भारतीय हममनसब और दीगर सीनियर अफसरान से मिलकर काबुल और नई दिल्ली के बीच रिश्तों को मजबूत करने और सभी मसाइल पर बात करेंगे। कानपुर के मिश्री बाजार में मस्जिद के पास 2 स्कूटियों में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 10 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। इस धमाके के बाद 17 साल पहले मालेगांव शहर में मस्जिद के बाहर बाइक में हुए धमाके की याद ताजा हो गई। कानपुर में बीती शाम को एक जोरदार धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। फर्रुखाबाद हादसे के कुछ ही दिनों बाद ये दूसरा बड़ा वाकया सामने आया है। मूलगंज थाना हल्के के मिश्री बाजार में बिसात खाना इलाके में मस्जिद के पास खड़ी 2 स्कूटियों में अचानक धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि दूर तक सुनाई दी। आसपास की दुकानों की फॉल सीलिंग गिर गई और मस्जिदों की दीवारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस धमाके में 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें एक खातून, कई दुकानदार और ग्राहक शामिल हैं। जख्मियों में 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। अस्पताल के सीएमओ ने बताया कि वहां 8 जख्मियों को भर्ती कराया गया है। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम, बम स्क्वाड और एटीएस की टीमें मौका वारदात पर पहुंच गईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इजराइल और हमास ने अमेरिका की जानिब से पेश किए गए गजा मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस अमन मुआहिदे का खुलकर इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस अमन मुआहिदे से कैदियों की रिहाई, गजा के लोगों तक इंसानी मदद की रसाई में इजाफा होगा। इसके साथ ही उन्होंने इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू की भी तारीफ की। वजीर आजम मोदी ने कहा, हम सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के पहले मरहले पर हुए इस मुआहिदे का इस्तकबाल करते हैं। ये वजीर आजम नेतन्याहू की मजबूत क़यादत की निशानी है। उन्होंने आगे कहा कि कैदियों की रिहाई, गजा के लोगों को इंसानी मदद में बढ़ोतरी से उन्हें राहत मिलेगी और ये एक पायदार अमन की राह खोलेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ जंग के दरमियान ब्रिटेन के नए वजीर आजम की स्टारमर हिंदुस्तान पहुंचे। आज उनकी मुलाकात वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हुई। मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के लीडरान ने कई अहम ऐलानात किए। ब्रिटेन के वजीर आजम की स्टारमर इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को मुंबई के राजभवन में अपने हम मनसब की स्टारमर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए एक अहम बैठक की। वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन नेचुरल पार्टनर हैं और हमारे ताल्लुकात की बुनियाद डेमोक्रेसी, आज़ादी और कानून की हुकूमत जैसे मुश्तरका अवसरों पर कायम है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने बताया कि अब ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटियां भारत में अपने कैंपस खोलने जा रही हैं। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का गुरुग्राम कैंपस हाल ही में खोला गया है, जहां तलबा का पहला बैच दाखिला ले चुका है। मायावती ने काशीराम जयंती पर रैली को खिताब किया। उन्होंने कहा कि काशीराम स्मारक की मरम्मत में देरी की वजह से खिराज अकीदत पेश करने में दिक्कत थी, लेकिन अब काफी काम पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कांशीराम की यौम पैदाइश के मौके पर बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती अवाम से खिताब करेंगी। एक रैली में अवाम से बात करते हुए मायावती ने कहा कि कांशीराम के एजाज में बनाई गई कांशीराम स्मारक के कुछ हिस्सों में मरम्मत में देरी की वजह से लोग उन्हें खिराज अकीदत पेश नहीं कर पा रहे हैं।
हालांकि अब ज्यादातर मरम्मत पर काम पूरा हो गया है। इसी के साथ यहाँ लोगों ने भारी तादाद में पहुंचकर कांशीराम को खिराज अकीदत पेश की। मायावती ने कहा, इस बार मेरे साथ साथ आप सभी ने भी लाखों की तादाद में आकर इस जगह पर कांशीराम जी को अपनी खिराज अकीदत पेश करके भीड़ के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मायावती ने कहा कि ये देखते हुए उन्होंने यूपी की मौजूदा बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर अपील की है कि टिकट का पैसा इन मकामात की बेहतरी के लिए लगाया जाए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के भी असेंबली चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। हामियों की मांग है कि निशांत नालंदा की हरनौत सीट से चुनावी मैदान में उतरे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने कमर कस ली है। आज नीतीश कुमार अपनी पार्टी ओहदेदारों के साथ बैठकर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा भी करने वाले हैं। इस बीच जराये के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे भी अब चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ये मांग नीतीश कुमार के हामियों ने उनके सामने रखी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हामियों की मांग नीतीश कुमार पूरी करेंगे। दरअसल जेडीयू के लीडरान और कारकुनान की ये मांग है कि निशांत कुमार को नालंदा की हरनौत असेंबली सीट से चुनाव लड़ाया जाए। इसको लेकर नालंदा के बड़े लीडरान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है। अब माना जा रहा है कि निशांत को नालंदा के हरनौत से लड़ाने पर गौर किया जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार इंतखाब में नामजदगी शुरू होने से एक दिन पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में हर उस घर में एक सरकारी नौकरी देंगे जिसके घर में कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर और बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने बिहार इंतखाब 2025 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खास है, इंतखाबी मुहिम का ऐलान कर दिया गया है। तेजस्वी ने कहा कि आज ये लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। अब बिहार में बदलाव होगा। आज हम आपके बीच इनकलाबी ऐलान करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला ऐलान है, आखिरी नहीं है। इसके बाद हम अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी ऐसे खानदान हैं जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, हम हुकूमत में आने के बाद 20 दिनों के अंदर एक बिल लाएंगे और बिहार के हर खानदान को सरकारी नौकरी देंगे। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बेटियों को लिव इन रिलेशनशिप से बचना चाहिए। अगर लिव इन रिलेशनशिप का अंजाम देखना है तो अनाथ आश्रम जाकर देखिए। उन्होंने कहा 15 से 20 साल की बेटियां एक एक साल के बच्चे को लेकर लाइन में खड़ी रहती हैं। बलिया में जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन तकरीब में गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मंच से खिताब करते हुए बेटियों को लिव इन रिलेशन से दूर रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को इज्तिहाद और तहकीक की सिमत में कदम बढ़ाने होंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म और सूबे की हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों का जिक्र करते हुए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री सन फार्मास्यूटिकल के मालिक रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से गुर्दे में इंफेक्शन से बच्चों के मरने के मामले में एमपी एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मौत के मामले में मुलजिम श्री सन फार्मास्यूटिकल के मालिक रंगनाथन गोविंदन को हिरासत में ले लिया है। छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने बताया कि यह कार्रवाई 8 अक्टूबर को रात चेन्नई में की गई। गिरफ्तारी के बाद एमपी एसआईटी ट्रांजिट रिमांड पर मुलजिम को मध्य प्रदेश लेकर आएंगी। छिंदवाड़ा में खराब कफ सिरप पीने से अब तक कुल 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। श्रीलंकाई नौसेना के जरिए सरहद पार से मछली पकड़ने के इल्जाम में रातों रात तमिलनाडु के 47 मछुआरों को गिरफ्तार करने के वाकये से मछुआरा बिरादरी में खौफ व दहशत फैल गई है। इत्तला के मुताबिक रामेश्वरम मछली पकड़ने वाले बंदरगाह से 300 से ज्यादा कश्तियों में सवार मछुआरे कल शाम मछली पकड़ने समुद्र में गए। जब वो धनुष कोटी और थलाई मन्नार के बीच मछली पकड़ रहे थे, तभी उस इलाके में गश्त कर रही श्रीलंकाई नौसेना ने बंदूक की नोक पर रामेश्वरम के 30 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने उनकी 4 मोटर बोट भी जब्त कर ली। मछली पकड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के 30 मछुआरों को मन्नार नेवी कैंप ले जाया गया। ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक बार फिर भारत लौटा है। इस बार इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल जंगी भारत की नौसेना के आईएनएस विक्रांत के साथ अरब सागर में मशकें कर रहे हैं। ये मशकें कई मरहलों में हो रही हैं। इस अभ्यास को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कई तनाजात के बाद दोबारा हिंद महासागर लौटा है। इस साल जून में हिंद महासागर में
HMS प्रिंस ऑफ वेल्स का मुजाहिरा बेहद मायूस कुन रहा। उस वक्त इस एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़े एक F-35B लाइटनिंग 2 जहाज को उड़ान के दौरान हाइड्रोलिक खराबी की वजह से केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। लगातार 2 जहाजों के खराब होने की वजह से चीन और रूस की सरकारी मीडिया ने HMS प्रिंस ऑफ वेल्स का मजाक उड़ाया था। उन्होंने ब्रिटेन के इस जंगी जहाज को तकनीकी गड़बड़ियों का ढेर बताया था। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।